संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा? बताइए कौन सा राइट होगा, ए, बी, सी या डी? यानी राजस्थान का कौन सा भौतिक भाग है जो भारत के भौतिक भाग का हिस्सा भी है, इस तरीके से पूछना चाह रहा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का पोर्शन राजस्थान में नहीं है। हाँ, उत्तरी वृद्ध मैदान है। उत्तरी वृद्ध मैदान जो भारत का मैदानी भाग है उसी का हिस्सा राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, जिसको अपन गंगा यमुना का मैदानी भाग बोलते हैं। तो ये आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, इसलिए ऑप्शन कट हो गया। तटीय मैदान तटीय नहीं है, प्रायद्वीप पठार लेकिन तटीय नहीं है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश प्रायद्वीप पठार नहीं है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी होगा, है ना। उत्तरी वृहद मैदान अर्थात आपकी गंगा यमुना का मैदानी भाग, कौन सा आपकी गंगा यमुना का मैदानी भाग, और इसी गंगा यमुना के मैदानी भाग का ही पोर्शन है ये आपके राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा भाग? आपके पूर्वी मैदानी भाग। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के साथ में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? आपके हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? आपके हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। एक चीज ध्यान रखना साथ साथ में, पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण गंगा यमुना के मैदानी भागों से प्लीस्टोसीन युग के अंदर कौन सा युग? आपके प्लीस्टोसीन युग के अंदर। तो पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण गंगा यमुना के मैदानी भागों से कौन से युग में हुआ था? आपके प्लीस्टोसीन युग के अंदर हुआ था। बात प्रायद्वीपीय पठार हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो जिसका निर्माण कौन से युग में हुआ था? मित्रों ध्यान रखिएगा, क्रिटेशियस युग के अंदर। कौन से युग के अंदर? आपके क्रिटेशियस युग के अंदर आपके हाड़ौती क्षेत्र का आपके निर्माण हुआ। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा मित्रों? डी इज करेक्ट। सही जवाब हो गया मित्रों आपके डी। ये वाला पोर्शन आपके क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, उत्तरी वृत्त मैदान और आपके कौन सा पठार? प्रायद्वीपीय पठार। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। करो विचार। राजस्थान का उत्तर पश्चिम मरुस्थल और पूर्वी मैदान कुछ 33 सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। राजस्थान के निर्माण में अंगारा लैंड का महत्वपूर्ण योगदान है। अंगारा लैंड तो बिल्कुल ही नहीं है, ये आपके ऑप्शन नंबर, ये तो आपकी कट ही हो गया। अंगारा लैंड नहीं है, राजस्थान के निर्माण में गोंडवाना लैंड कह सकते हैं। कौन सा लैंड? आपके अंगारा लैंड का पोर्शन तो है ही नहीं। कौन सा लैंड है? आपकी गोंडवाना लैंड। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र पूर्वी मैदानी, अब देखो उत्तर पूर्वी मरुस्थलीय क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग का पूर्ण पोर्शन जो है यहाँ आपके नहीं था, लेकिन आपके कुछ पोर्शन अपन कह सकते हैं कहीं कहीं लिखा हुआ ऐसा मिलता है पूर्वी मैदानी भाग में भी 33 सागर था, लेकिन उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर तो 33 सागर था ही था। यहाँ तो कंफर्मली क्या था? आपके 33 सागर था, तो पहला सही है। अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा। एक और दो सही है, एक और केवल दो। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा मित्रों? ये आपकी इसमें राइट होगा। कौन सा राइट होगा? आपके ये करेक्ट होगा। तो राजस्थान का उत्तर पूर्वी मरुस्थलीय यहाँ 33 सागर था, राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में 33 सागर था। इसके अवशेष आप मिलोगे, देखोगे तो सबसे पहला अवशेष अपने राजस्थान में 33 सागर का अवशेष, 33 सागर का अवशेष यदि अपन देखें, सबसे पहला है आपके कास्ट जीवाश्म पार्क, कहाँ है? आपके आकल गांव। कहाँ है आकल गांव? आपके जैसलमेर के अंदर। तो पहला कौन सा हो गया? कास्ट जीवाश्म पार्क आकल गांव जैसलमेर। दूसरा राजस्थान के अंदर जैसलमेर में गांव पड़ता है मित्रों कुलधरा गांव। कौन सा गांव है? आपकी भूतिया गांव राजस्थान में। कुलधरा गांव कहाँ है? आपकी जैसलमेर के अंदर। यहाँ राजस्थान के अंदर वहल मछली के अवशेष मिले हैं। यहाँ किसके अवशेष मिले? राजस्थान के अंदर वहल मछली के अवशेष मिले हैं। तो कुलधरा गांव जैसलमेर में वहल मछली के अवशेष मिले हैं। कास्ट जीवाश्म पार्क आकल गांव जैसलमेर में सामुद्रिक वनस्पति का अवशेष मिले हैं। तीसरा राजस्थान में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें ये राजस्थान के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट और देखोगे आप राजस्थान के अंदर कुलधरा गांव जैसलमेर वहल मछली का अवशेष है, खारे पानी की झीलें हैं। फिर आप देखोगे जीवाश्म खनिजों की प्रधानता, जीवाश्म खनिजों की प्रधानता, जीवाश्म चट्टानों की प्रधानता। तमाम चीजों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा सागर, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैं सारी चीजें लिखा दी। अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बिल्कुल सही है, उसी का हिस्सा है। जिस समय ट्रियासिक युग के अंदर अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड अलग हुए थे, उस समय 33 सागर पूर्ण रूप से बना था। तो एक और दो जो कथन दिख रहे हैं इसमें ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बालुका स्तूपों को उनकी विशेषताओं के साथ सुमिलित कीजिए। उनकी विशेषताओं के साथ क्या करना? सुमिलित करना। करो इसको। सबसे पहला कौन सा दे रखा है? अर्धचंद्राकार, ये आपकी हो गया बी। अर्धचंद्राकार गतिशील बालुका स्तूप बरखान है। अनुप्रस्थ हवा की दिशा के लंबवत, अनुप्रस्थ हवा की दिशा के क्या है? समकोण या लंबवत स्थित है, वो कौन सा हो जाएगा? आपकी ए। अनुदैर्ध्य हवा की दिशा के समांतर होगा, ये कौन सा हो जाएगा? डी। सब्रकाफिस बालुका स्तूप छोटी झाड़ियों के सहारे जो बनते हैं, सी। बी ए डी सी, बी ए डी सी किसमें दिख रहा है? बी ए डी सी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ए, बी ए डी सी।
BADC। अब इसके अंदर आप देखोगे मित्रों, सबसे पहला कौन सा दे रखा है, बरखान। ये बरखान बालू का स्तूप सबसे ज्यादा नुकसानदायक और गतिशील बालू का स्तूप पूछे तो कौन सा आपके बरखान है, नुकसानदायक है और गतिशील है, कौन सा आपके बरखान है। बरखान बालू का स्तूप सूरतगढ़, लोणकरणसर, भालेरी, देशनोक, ओसिया, कुचामन, जायन इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शेखावटी क्षेत्र में कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र में कौन सा बालू का स्तूप देखने को मिलेगा, बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलता है। तो बरखान की आकृति कैसी है आपके, अर्धचंद्राकार। कैसा आपके, अर्धचंद्राकार आकृति का बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण में निर्मित बालू का स्तूप, लंबे समय तक पवन का एक ही दिशा में चलने से निर्मित बालू का स्तूप जिसका नाम क्या अनुप्रस्थ है। इसमें हवा की गति मंद होती है। उत्तरी राजस्थान के अंदर पुंगल के चारों तरफ सूरतगढ़, रावतसर, चूरू, झुंझुनू के अंदर ये बालू का स्तूप देखने को मिलेगा। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हवा की दिशा के समांतर निर्मित बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र जैसलमेर में सबसे ज्यादा है। रामगढ़ के आसपास देखने को मिलेगा। रामगढ़ के भी वापस दक्षिण पश्चिम में ज्यादा है। अनुदैर्ध्य जो हवा की दिशा के बिल्कुल क्या बनता है, आपके समांतर बनता है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप लोणी जवाई बेसिन के अंदर भी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप देखने को मिलता है। दसवती और मैंथा नदी घाटी क्षेत्रों में भी उत्तर पूर्वी मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप देखने को मिलेगा। ये जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप एक प्रकार का सीप, ये बहुत पूछा जाता है, सीप एक प्रकार का अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। वैसे 1989 ईस्वी के अंदर सौर महोदय ने, कौन थे आपके, सौर महोदय ने अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के कितने टाइप्स बताए थे, 3। पहला था सीप, दूसरा वनस्पति युक्त रेखीय और तीसरा था पवन विमुख रेखीय बालू का स्तूप। और उसके बाद में कौन सा आपकी सब्र काफिस बालू का स्तूप। झाड़ियों के सहारे जो निर्मित बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से आपके सब्र काफिस, मरुस्थलीय भागों में जहाँ छोटी छोटी झाड़ियां और घास के मैदान पाए जाते हैं वह सब्र काफिस बालू का स्तूप निर्मित होते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब जो हो गया वो कौन सा हो गया, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का कौन सा हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक भाग, बिल्कुल सही है। ये राजस्थान के भूभाग का कितना आपके 6.89% है। कितना आपके 6.89%। इसी के साथ सबसे छोटा भौतिक भाग है। और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा राजस्थान में यहाँ पर पॉपुलेशन जो निवास करती है वो कितनी आपके 11% के आसपास या जनसंख्या निवास करती है। इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंदर ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से हुआ, बिल्कुल ये भी सही है। क्रिटेशियस युग के अंदर जिस समय दक्कन ट्रैप प्रायद्वीप में भारत का निर्माण हुआ उसी के साथ में इसका निर्माण है। लावा के जमाव की वजह से निर्माण होने की वजह से इसको लावा का पठार के नाम से भी पुकारते हैं। ये मुख्य रूप से वर्टिसॉल काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर आपकी अपने काली मिट्टी वर्टिसॉल मृदा पाई जाती है। 1 2 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी आपके मित्रों इसमें करेक्ट होगा। पश्चिमी राजस्थान में अवसादी शैल समूह भूमिगत जल का अच्छा उदाहरण माना जाता है। बताओ भाई कौन सा होगा। बताओ भाई कौन सा होगा। पश्चिमी राजस्थान में अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का अच्छा उदाहरण है वो कौन सा होगा मित्रों, लाठी सीरीज। कौन सी सीरीज आपकी है, लाठी सीरीज। सही जवाब कौन सा होगा, ये होगा। पोखरण मोहनगढ़ के मध्य, पोखरण मोहनगढ़ के मध्य, पोखरण मोहनगढ़ के मध्य स्थित भूगर्भीय जलपट्टी, पोखरण मोहनगढ़ के मध्य स्थित भूगर्भीय जलपट्टी 2007 में काजरी वैज्ञानिकों को 2007 में काजरी वैज्ञानिकों को बहती हुई जलधारा मिली जिसे क्या कहा गया आपकी, जिसे लाठी सीरीज कहा गया। 2007 में काजरी वैज्ञानिकों को बहती हुई जलधारा मिली जिसका नाम क्या रखा था आपके, लाठी सीरीज रखा है ना। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर ठोकते रहो, साथ साथ में लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। जो राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां जहां राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज है, जो आपके जान पहचान में तैयारी करने वाले हैं उनको वीडियो जरूर भेजिएगा। यहाँ पर आपकी घास पाई जाती है मित्रों, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है सेवन घास। नाम सुना होगा सेवन घास। ये सेवन घास मित्रों आपकी पौष्टिक और स्वादिष्ट घास है। सेवन घास कैसी घास है आपकी, पौष्टिक एंड स्वादिष्ट। पौष्टिक एंड कैसी घास है आपकी, स्वादिष्ट घास है। इसका वैज्ञानिक नाम है आपकी लस्यूरोस सिंडिकोस। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, लस्यूरोस सिंडिकोस। लस्यूरोस सिंडिकोस इसका क्या है आपकी वैज्ञानिक नाम है। तो लस्यूरोस सिंडिकोस इसका वैज्ञानिक नाम है। सेवन घास पौष्टिक और स्वादिष्ट घास है। लस्यूरोस सिंडिकोस इसका वैज्ञानिक नाम है। सेवन घास को काटकर सुखाया जाता है जिसको लिलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपकी, लिलोन। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा मित्रों, ए, लाठी सीरीज क्षेत्र। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश में ऊंचाई के आधार पर चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश में ऊंचाई के आधार पर चोटियों का कौन सा क्रम व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। चोटियों को कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जरगा, अचलगढ़, शेर और गुरु शिखर। सबसे पहले तो सवाल को समझना कौन सा क्रम पूछ रहा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मीनिंग होता है अधिक से कम, आरोही क्रम का कम मीनिंग होता है छोटे से कम से अधिक की तरफ। तो यहाँ आरोही पूछा है, सबसे ऊंची चोटी होनी चाहिए। और राजस्थान में आपको पता होगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी आपकी, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है आपकी 1722 मीटर। शेर जो चोटी है इसकी
ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी आपकी 1597 मीटर। देलवाड़ा जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 1431 मीटर। जरगा जो चोटी है इसकी ऊंचाई है आपकी देलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा चोटी 1431 मीटर। तो इसका क्रम जो सेट हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर, फिर देलवाड़ा, देलवाड़ा के पास जरगा, जो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो जरगा है। ये तीन चोटियां आपके सिरोही के अंदर है। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो गया मित्रों? सी हो गया। ये गुरु शिखर जो चोटी है, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या बोला था? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या बोला? आपकी संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या बोला? आपके संतों का शिखर कहा। किसको बोला था? आपके गुरु शिखर। तो गुरु शिखर चोटी को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर। एक चीज और ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने आपकी जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसको हिंदू ओलंपस के नाम से पुकारा था। किस नाम से? आपकी हिंदू ओलंपस। और आगे बढ़ते हैं। महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किन भौतिक विभागों में के मध्य एक सक्रांति संपर्क क्षेत्र है? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछा भी जाता। महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान में कहां पर मिलेगा? थार का मरुस्थल अरावली नहीं है, अरावली और पूर्वी मैदानी भाग के बीच में नहीं है, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में। इसको क्या बोलते हैं? आपकी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट महान सीमा भ्रंश के नाम से पुकारते हैं। महान सीमा भ्रंश, ध्यान रखिएगा मित्रों, अरावली व विंध्याचल का मिलन क्षेत्र, अरावली और विंध्याचल का जो मिलन क्षेत्र है उसी को क्या बोलते हैं? आपकी महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से पुकारते हैं। ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान में आडावाड़ा पर्वत बूंदी से शुरू होता है। बूंदी से निकल के मित्रों ध्यान रखिएगा सवाई माधोपुर से करौली, और करौली होते हुए कहाँ जाएगा? आपके धौलपुर। सवाई माधोपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये कौन सा? आपकी GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अर्थात महान सीमा भ्रंश। तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच का जो भूभाग है उसको क्या बोलते हैं? महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से पुकारते हैं। इसका सही जवाब कौन सा हो गया? आपकी सी, आपके इसमें राइट हो गया है ना, सही जवाब सी हो गया। और आगे बढ़ते हैं। शेखावटी प्रदेश के भौगोलिक, जलीय और पारंपरिक जल संरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, करो विचार, देखते हैं क्या होता है इसका। शेखावटी प्रदेश के भौगोलिक, जलीय और पारंपरिक जल संरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो विचार भाई, क्या होगा? पहला ऑप्शन, शेखावटी प्रदेश को अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने। यह प्रदेश मुख्य रूप से चूरू, झुंझुनू, सीकर, जिला, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित है। इस प्रदेश में कांतली और मेंथा मुख्य नदियां प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जौहड़ वाले बाबा द्वारा प्रारंभ किया गया जौहड़ विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। बताओ इसमें से कौन सा आपके जो है राइट होगा? बताइए कौन सा होगा? इसमें से कौन सा आपके राइट होगा? बताओ भाई। अब देखो, राजस्थान का शेखावटी प्रदेश भौगोलिक, जलीय और पारंपरिक जल संरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। करो विचार। शेखावटी प्रदेश चूरू, झुंझुनू, सीकर, विशेष रूप से डीडवाना, कुचामन का कुछ उत्तरी भाग इसमें रहेगा। अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रदेश मुख्य रूप से चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग है। सेकंड ऑप्शन भी सही दिख रहा है। इस प्रदेश में कातली, देखो शेखावटी क्षेत्र की मुख्य रूप से नदी जो है वो कातली है, लेकिन डीडवाना, कुचामन में मेंथा नदी भी जाती है ना। लूना जैन तीर्थ स्थल इसके किनारे पे है, तो ये उस क्षेत्र में थोड़ी सी जाती है, इसलिए इसको साथ में ले रखा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जौहड़ वाले बाबा द्वारा प्रारंभ किया गया जौहड़ विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित, बिल्कुल सही है। जौहड़ वाले बाबा किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इन्होंने अपने जो है इस क्षेत्र में जौहड़, शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं ना उसको जौहड़ बोलते हैं। शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं उसको क्या बोलते हैं? जौहड़। और पक्के कुएं उसको बोलते हैं नाडा। और छोटे छोटे तालाब जो होते हैं उसको बोलते हैं सर। शेखावटी क्षेत्र में छोटे छोटे तालाब उसको क्या बोलते हैं? आपके सर बोलते हैं। तो आप इसके अंदर देखोगे, पहला आपकी बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी अपन बिल्कुल सही है, फोर्थ भी सही है। ए बी सी डी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी आपके इसमें राइट होगा। इसके अंदर एक थोड़ा ध्यान रखना, जौहड़ शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं, जौहड़ शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं उसको क्या बोलते हैं? जौहड़। और ध्यान रखिएगा, जौहड़ का सबसे गहरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं चौबी। जौहड़ का सबसे गहरा भाग उसको क्या बोलते हैं? चौबी। शेखावटी क्षेत्र में पक्के कुएं उसको क्या बोलते हैं? नाडा। शेखावटी क्षेत्र में पक्के कुएं उसको क्या बोलते हैं? आपकी नाडा बोलते हैं। और छोटे छोटे जो तालाब है, छोटे छोटे तालाब उसको क्या बोलते हैं? सर। शेखावटी क्षेत्र में छोटे छोटे तालाब, और तालाबों क्या बोलते हैं? आपके सर बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर आपकी कौन सा राइट हो गया? डी राइट हो गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ पठार दे रखा है और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दे रखी है। देखो कौन सा राइट होगा? बताओ जल्दी से, ए बी सी या डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा इसमें से राइट होगा। अब देखो इसमें
कौन सा आपके इसमें राइट होगा। अब इसमें यदि आपको थोड़ा सा पता हो, सबसे ऊपर वाला एक पता हो, तो चारों ऑप्शन ऑटोमेटिक राइट। ऐसे सवाल कई बार होते हैं कि एक राइट है, ऑटोमेटिक चार ही एक पता होता है, चारों राइट हो। भोराट का पठार ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का स्थित, ऑप्शन नंबर इधर 3, पहले में 3 होना चाहिए, 3 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा होगा, सी होगा। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का भूभाग भोराट है। मैसा पठार, मैसा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो 4 हो जाएगा इसका। चित्तौड़गढ़ के बेड़े जो गंभीर नदियों के द्वारा अवतरित पठार क्षेत्र है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है आपके, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो आपके गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पे कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। नेक्स्ट बात करें ओडिया पठार सिरोही के अंदर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार होगा, 2 होगा, है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो कौन सा पठार है आपके, ओडिया पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 1360 मीटर। देसरो रागा व जरगा के पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं आपके, देसरो। रागा पहाड़ी सिरोही और जरगा पहाड़ी उदयपुर के बीच का भूभाग वर्ष भर हरा भरा रहता है, जिसको देशहरो नाम से पुकारते हैं। उसको क्या बोलते हैं आपके, मतलब देश, उसको देशहरो नाम से पुकारते हैं। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया मित्रों, सी। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा होगी आपकी, सी। सही जवाब हो गया सी। तो भोराट कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का भूभाग मैसा पठार चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ के अंदर इस मैसा पठार की ऊंचाई आप देखोगे तो 620 मीटर इसकी ऊंचाई। कितनी ऊंचाई आपके, 620 मीटर। ओडिया पठार 1380 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ पर शब्दावली के अंदर ध्यान रखिएगा मित्रों, एक तो रखना गिरवा, उदयपुर के अंदर तस्त्री नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, गिरवा बोलते हैं। एक ध्यान रखिएगा मित्रों भोमट, किसको ध्यान रखना आपके, भोमट, जो पूर्वी सिरोही उदयपुर डूंगरपुर का गुजरात का सीमावर्ती पहाड़ी अगम्य क्षेत्र, जिसको भोमट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा भोराट अलग है, भोराट कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का भूभाग है, जबकि भोमट पूर्वी सिरोही उदयपुर डूंगरपुर का गुजरात का सीमावर्ती पहाड़ी अगम्य क्षेत्र है। गिरवा हो गया, भोमट हो गया। एक भाकर ध्यान रखना, भाकर पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो अधिक ऊंचा नहीं है परंतु उबड़ खाबड़ है, उसको क्या बोलते हैं, भाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, भाकर नाम से पुकारते हैं। तो गिरवा हो गया, भोमट हो गया, भाकर हो गया। बाकी शब्दावली कुछ इधर साथ हो गई सेट, तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया, सी। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कथन और कारण का सवाल, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। बिल्कुल सही है, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनघनत्व वाला आपके भौतिक भाग है। कारण दे रखा है प्रदेश अल्फिसॉल जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र होने का सर्वाधिक उपजाऊ है और इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। वेरी नाइस, बहुत शानदार सवाल है आपके सामने। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व, ध्यान रखिएगा पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल की बात करें 23% है ना, क्षेत्रफल कितना आपकी 23%। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है आपकी 39%, 39% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व बिल्कुल है। एक चीज और ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक भाग पूछे तो मरुस्थल है, 40% है वहां पॉपुलेशन। ये प्रदेश जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र होने का उपजाऊ मृदा है। इसकी अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा राजस्थान का एग्रीकल्चर बेल्ट है, अर्थव्यवस्था पर टिका है। लोगों के पास एग्रीकल्चर बेल्ट होने की वजह से कृषि खूब होती है और कृषि होने की वजह से संपन्न क्षेत्र है और इसकी वजह से यहाँ लोग रहेंगे और लोग रहेंगे तो जनगणना तो ज्यादा होगा। इसलिए आपके कथन भी सही है, कारण सही है। कारण कथन की पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सही जवाब कौन सा होगा मित्रों, ए। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा हो गया, ए। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अरावली के बारे में छाटना है, कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से पर्वतों की श्रृंखला के रूप में निर्माण हुआ है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ विस्तृत है। बताओ इसमें से कौन सा होगा, ए होगा, बी, सी या डी। कौन सा राइट होगा। देखो अरावली पर्वत श्रृंखला, पहला ऑप्शन आपके समक्ष दे रखा है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन, बिल्कुल प्री कैम्ब्रियन काल के आर्क्योजेनिक एंड प्रोटोजोइक महाद्य के अंदर इसका निर्माण है। गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी सही है। वलन क्रिया वलित पर्वत श्रृंखला है, एक श्रृंखला के रूप में इसका निर्माण, बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतों में से एक है, बिल्कुल अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, बिल्कुल ये भी सही है। सामान्यतः राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, लेकिन एच.एम. सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार अरावली का विस्तार कर्णवत राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा मित्रों, सी। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा होगा आपकी, सी। तो सही जवाब हो जाएगा मित्रों इसका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण का सवाल, कथन अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक रेखा कहलाती है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक रेखा कहलाती है। अरावली पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अफवाह तंत्र का निर्धारण करती है। बताओ कथन सही है, कारण सही है, कारण सही है, कथन गलत है। बताओ कौन सा सही होगा, बताओ भाई। बताओ कौन सा होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला महान जल विभाजक रेखा बिल्कुल है और इसी वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों नदियों का तंत्र निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी होगा। आप देखिएगा भारत की महान जल विभाजक रेखा, भारत की महान जल विभाजक रेखा, भारत की महान जल विभाजक रेखा उत्तरी अरावली के समांतर होते हुए, भारत की महान जल विभाजक रेखा उत्तरी अरावली के समांतर होते हुए सांबर, ब्यावर, देवगढ़, कुंभलगढ़ होते हुए उदय सागर तक आती है।
कोमलगढ़ होते हुए उदय सागर तक आती हैं। तत्पश्चात दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़कर बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी होते हुए प्रतापगढ़ तक आती है। ठीक है, तो भारत की महान जल विभाजक रेखा उत्तरी अरावली के समांतर होते हुए सांबर, ब्यावर, देवगढ़, कोमलगढ़ होते हुए उदय सागर तक आती है दक्षिण पश्चिम तरफ। आप राजस्थान की मैप में जब देखोगे, ये जैसे आपके अरावली पर्वत श्रृंखला, भारत की महान जल विभाजक रेखा उत्तरी अरावली के समांतर होते हुए सांबर के बाद ब्यावर, देवगढ़, कोमलगढ़ होते उदय सागर, दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़कर बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी होते प्रतापगढ़ तक। आप देखोगे इसके इधर नदियों का, बंगाल की खाड़ी का तंत्र पूरा, इसका ढाल इधर है और अरब सागर का पूरा ढाल इधर मिलेगा, है ना। तो आपकी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों का निर्धारण करती है, दोनों का डिवाइडेशन करने का काम कौन करती है? भारत की महान जल विभाजक रेखा। क्लियर सबके? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? आपके कथन सही है, कारण भी क्या है आपकी? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा जो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, शाहबाद का पठार भी है, गंगदार का पठार है। ऑप्शन नंबर डी देवगढ़ का पिंडमान मैदान, ये आपके बिल्कुल इसमें नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी इसमें राइट होगा। आप देखोगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को धरातलीय दृष्टि से 5 भागों में बांट रखा है। सबसे पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां आपकी? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और एक चीज और बता देता हूं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां इधर दो मिलेगी, एक तो है बूंदी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां आपकी? बूंदी की पहाड़ियां। और दूसरी कौन सी आपकी? मुकंदरा हिल्स। दूसरी कौन सी आपकी? मुकंदरा हिल्स। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कितनी होगी आपकी? 2 हो गई, एक तो हो गई बूंदी की पहाड़ी और सेकंड कौन सी आपकी? मुकंदरा हिल्स है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आपकी 2 हो गई और बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछे, ध्यान रखिएगा, शिखर सतोर, और मुकंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी, है ना। दूसरा है जिसका नाम है नदी निर्मित मैदान। कौन सा आपकी? नदी निर्मित मैदान। तीसरा है जिसका नाम है शाहबाद का उच्च पठार। शाहबाद का उच्च पठार, एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, शाहबाद के उच्च पठार में घोड़े के नाल की आकृति की चट्टानें पाई जाती है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चौथा है आपकी झालावाड़ का पठार। चौथा कौन सा आपकी? झालावाड़ का पठार। और नेक्स्ट एंड लास्ट कौन सा आपकी? डग गंगधार का उच्च पठार। कौन सा आपकी? डग गंगधार का उच्च पठार। तो धरातलीय दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया? आपकी 5। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च पठार, झालावाड़ का पठार और डग गंगधार का उच्च पठार। देवगढ़ का पिंडमान मैदान नहीं होगा। गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुरु शिखर के बारे में पूछ रहा है, कौन सी आपकी जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ठीक बात है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ये सिरोही में स्थित है, ये भी सही है। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई, 1 मिनट, हाँ सही है, चकमा दे दिया इसने मुझे भी। पहला ऑप्शन क्या? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची चोटी है, ठीक है ना, सिरोही में स्थित है, बिल्कुल है। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2722 मीटर नहीं है, 1722 मीटर है। कितनी ऊंचाई है आपकी? 1722 मीटर। सही जवाब कौन सा होगा मित्रों? डी इसमें राइट होगा। 56 मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है? बताओ राजस्थान के अंदर 56 का मैदान किस बेसिन से संबंधित है? मित्रों 56 का मैदान राजस्थान में कौन सा बेसिन आपकी? माही बेसिन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? बी आपकी राइट होगा। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की मध्य, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह, 56 गांवों का समूह जो समतल क्षेत्र है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह जो समतल क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं आपके? 56 का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? 56 का मैदान के नाम से पुकारते हैं। यहाँ 56 का मैदान एक राजस्थान के अंदर, ध्यान रखिएगा, 56 की पहाड़ियां भी है। कौन सी पहाड़ियां आपकी? 56 की पहाड़ियां जो बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में स्थित 11 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी पहाड़ी श्रृंखला, जहाँ छोटी छोटी 56 पहाड़ियों का समूह है। और एक राजस्थान में पड़ा था मित्रों, ध्यान रखिएगा, छपनिया अकाल। कौन सा अकाल आपके? विक्रम संवत 1956 ईस्वी से 1899 राजस्थान में भयंकर त्रिकाल पड़ा था, उसका नाम क्या था आपके? छपनिया अकाल, है ना। राजस्थान में हर क्षेत्र उस समय प्रभावित हुआ था, बहुत खतरनाक स्थिति हुई थी। तो आपकी माही बेसिन के अंदर क्या मिलेगा आपको? 56 का मैदान आपको मिलेगा। काठल क्षेत्र भी इसी में मिलेगा, इसी 56 के मैदान के अंदर क्या मिलेगा आपको? काठल क्षेत्र। प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र, प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र, प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? काठल। काठ यानी किनारा होता है, माही नदी के आसपास का क्षेत्र।